हम तेलंगाना को पाकिस्तान की नाम देंगे और उस राज्य को हम बहिष्कार करना चाहिए। और उस के चिल्ला के अपनी बात कह के सोशल मीडिया पे डालने से बच्चे नहीं बचेंगे। बच्चे बचेंगे जब आप ग्राउंड लेवल पे लड़ोगे। और ग्राउंड एक 5 सेकंड की साइलेंट प्रेयर करेंगे, सब खड़े होके। हमारे एबीसी, आज हम सब खड़े हैं कि एबीसी के बल से कि हम एनिमल वेलफेयर करेंगे, लेकिन एबीसी हमारा कहीं भी ठीक नहीं है। जिस तरह अभी हमने रोहतक में लेन फाउंडेशन के थ्रू इतने सारी डॉग्स मारा गया, हम किसको विश्वास करेंगे? हम जिसको टूल मान के जा रहे हैं, उसी टूल को हम हमारा बच्चों की मौत दे रहे हैं। ये शायद हमें अपनी एबीसी यूनिट को ठीक करना पड़ेगा। और मैं एक बात कहूँगा, देश दया देश की पहचान है, जीव दया राष्ट्र धर्म है, करुणा ही शक्ति है, जानवर नहीं है, ये जीवन है, ये जीवन है, ये हमारी कर्तव्य है, ये मेरे संविधान है। हम इसको टूटने नहीं देंगे, हम जानवर को मरने नहीं देंगे। मैं जो ये केस पे चली जाती हूँ ना, ये मेरी पावर नहीं है, ये उन एनिमल लवर्स की पावर है जो मुझे कन्विंस में हेल्प करते हैं, जो मुझे आगे बढ़ाने में, मेरा हौसला बढ़ाने में हेल्प करते हैं कि तू जा, हम तेरे पीछे खड़े हैं, तब मैं लड़ पाती हूँ। मेरी अकेली की इतनी औकात नहीं है। और एक चीज मैं और बताती हूँ कि कालका जी में आप जब जाएंगे, क्राउन प्लाजा पे खाना डालते थे हम लोग, अभी भी डलता है, पहले ई रिक्शा जाता था। मेरे लड़कों का कॉल आता है कि दीदी जल्दी आ जाओ, एक बच्चे को जला दिया है। मैं जल्दी जल्दी भागती हूँ, मेरे बच्चे को जंगल के अंदर आग लगा दी थी। वो रीजन क्या रहा होगा आग लगाने का? वो बच्चा तो कोई क्रिमिनल नहीं था ना, वो बच्चा भौंकता होगा, गुर्राता होगा, क्योंकि वहां ड्रगी नशेड़ी उस जंगल के अंदर बैठते हैं। उनसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने मेरे बच्चे पे मिट्टी तेल डाल दिया और मेरा बच्चा जान बचा के भागा, रोड पे आके मर गया। और हैरानी की बात ये थी कि उससे 5 मिनट की दूरी पे पुलिस बूथ है, वहां पुलिस वाले बैठते हैं। जब हमने पुलिस वालों को कहा कि सर हमारे बच्चे को जिंदा जलाया गया, और पे आपने देखा नहीं, हमने कुछ नहीं देखा। उसी समय ना हम समझ गए कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो केस आते हैं ना, या तो रेप के केस आते हैं या मर्डर के केस आते हैं कि जी चाकू भोंक दिया पेट में, हम उठा के बच्चों को भाग रहे हैं। तो हम भरोसा करें किस पे करें? हम पुलिस के पास जाएं, प्रशासन से उम्मीद लगाएं, सरकार में जाएं या कोर्ट कचहरियों में जाएं? मुझे ये चीजें समझ में नहीं आती, मैं खुल के बोलती हूँ। मेरा ऑन स्पॉट ट्रीटमेंट का रहता है, जाओ ट्रीटमेंट दो, क्योंकि ये लोग तो बेल देके छूट जाएंगे और कुछ केस तो कभी कोर्ट तक पहुंचते ही नहीं है। कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड होती हैं और वो एक रद्दी के भाव में चली जाती हैं, और ये सभी एनिमल लवर्स को मालूम है। आप कितनी 112 बुला लो, आप कितनी कोर्ट कचहरी कर लो, और कितने हमारे केस कोर्ट में चले गए हैं, ये सबको पता है। अब कब तक लड़ेंगे और कब तक ऐसे खामोश बैठे रहेंगे? सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप्स में हाय तौबा या अफसोस करने से जिंदगियां बचाई नहीं जा सकती हैं। आप ये सोचें कि व्हाट्सएप पे बैठेंगे, कोई वीडियो आएगा, तभी आप अफसोस करेंगे और तभी जिंदगी बचेगी? ऐसा नहीं होता। जिंदगी तब बचेगी जब आप ग्राउंड लेवल पे जाएंगे। जब एक हेटर आवाज लगाता है ना व्हाट्सएप ग्रुप में कि आज एक कुत्ते को मारना है, निकालो डंडे, 200 की भीड़ होती है मारने के लिए, और जब एक एनिमल फीडर रात के 12:30 बजे 1 बजे व्हाट्सएप ग्रुप में बोलती है ना कि जल्दी आओ, कुत्तों को मार डाला, मुझे मारा, मन तो करा गाली दे दूंगी नहीं, काफी लोगों को ऑब्जेक्शन हो जाता है, दे दो। भैंचो ना एक भी नहीं निकल के आता, सिंगल भी नहीं निकलता। और इनसे ना कितनी आपने बकवास करानी है बिठा के, मैं ना थोड़ा टेढ़ा बोलती हूँ लेकिन सही बोलती हूँ, कईयों को चुप जाती हूँ। पता है एनिमल फीडर्स खाना डालना छोड़ देती हैं क्योंकि उनके लिए कोई खड़ा नहीं होता, वही बच्चे भूखे मरते हैं। फिर वही बच्चे भूखे मरते हैं, वही बच्चे फिर भी क्या करते हैं, लोगों के घरों के बाहर कूड़ा बिन बिन के खाते हैं। फिर वो लोग सोचते हैं कि पोटी करेंगे, कूड़ा डालेंगे, वही मारते हैं।
क्या एनिमल लवर्स की गलती नहीं है? जिन पत्तलों में, जिन कागजों में तुम खाना देते हो, उनको उठाते क्यों नहीं हो भाई दूसरों के घरों के सामने से? क्यों नहीं उठाते हो? तुम्हारे चक्कर में वो बच्चे मारे जाते हैं। अगर एक बच्चा काट रहा है, तुम वहां लड़ते हो, नहीं उसने काटा नहीं। अरे भैया एक्सेप्ट करो, अगर हमारे बच्चे में, मेरे भी बच्चे हैं, अगर मेरा बच्चा करता है ना तो मैं आगे से एक्सेप्ट करती हूँ। आपके चक्कर में दूसरे बच्चे भी मारे जाते हैं, वो सब में डंडे बजाते हैं, धाड़ क्योंकि उनको दर्द महसूस नहीं होता। यहाँ रो के, चिल्ला के, अपनी बात कह के सोशल मीडिया पे डालने से बच्चे नहीं बचेंगे। बच्चे बचेंगे जब आप ग्राउंड लेवल पे लड़ोगे, और ग्राउंड लेवल पे आना बहुत जरूरी है। व्हाट्सएप, इंस्टा से निकलो और ग्राउंड लेवल पे आओ। जानबूझ के बाहर इसलिए खड़ी थी बिकॉज मैं नहीं अंदर आना चाहती हूँ कि मैं ये सब देखूँ और मैं साथ में वो सुनूँ। इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। आई थिंक मैंने लॉस बहुत ही पर्सनली देखा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में लॉस देखा है। शायद मैं जिंदा भी नहीं होती इस समय पे अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। एंड मेरे जिंदा रहने में और मेरे जीवित होने में जानवरों का बहुत बड़ा हाथ है, जिसमें मैंने अपने बच्चों को भी गंवाया है क्रूरती के थ्रू। एंड इनफैक्ट मेरे को नहीं पता था कि आज मैं यहाँ पे आ रही हूँ। कल रात को ही मेरे को मेरी जो सबसे पहली जो मेरा बच्चा था सेरा, मेरे को उसकी याद आई। एंड पता नहीं मैंने क्यों आज 6 साल बाद उसकी रैंडमली वीडियो निकाल के देखी कि कैसे उसके ऊपर बस निकली थी, उसका सर कुचल दिया गया था, उसकी इंटेस्टाइन्स बाहर निकाल दी गई थी उसको मार मार के। मैं जब स्कूल में थी ना और मैं अपनी बस में स्कूल जाती थी, तो वो मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर बस के पीछे भागती हुई आई है एक बार, क्योंकि उसको लगा शायद मैं उसको छोड़ के जा रही हूँ, और वो खुद मुझे एक दिन छोड़ गई। मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में आई थिंक यहाँ पे ऑलमोस्ट सबको पता है कि मैं कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में इंड्योर करके आई हूँ। एंड बहुत ही ओपनली बताऊंगी कि मेरे घर वालों ने भी मेरे को छोड़ दिया था। मेरा कोई था भी नहीं अपना जिसको मैं अपना बोल पाऊँ, और शायद मैंने खुद को भी छोड़ दिया था। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने खुद के अपने साथ हिंसा करी है कि शायद मैं ये सब डिजर्व नहीं करती हूँ, ना मैं ये सब देखना डिजर्व करती हूँ, ना मैं ये सब जो भी मेरे साथ हो रहा है मैं डिजर्व करती हूँ। बट कहीं ना कहीं मेरे को 1% बिलीव था कि अगर कोई जानवर मेरे से प्यार कर रहा है मतलब मैं जिंदा रहना डिजर्व करती हूँ। When I was 14 years old, मेरा कोई दोस्त नहीं था, मेरा परिवार मेरे साथ नहीं था। एंड मेरे लिए कोई जगह ऐसी नहीं थी जिसको मैं घर बोल पाऊँ कभी भी, और मेरे पास आज भी कोई ऐसी जगह नहीं है जिसको मैं घर बोल पाऊंगी। बिकॉज मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि घर 4 दीवारी से नहीं, लोगों से बनता है। और शायद जो चोजन फैमिली का मेरी लाइफ में टैग है वो उस एक डॉग से आया था, क्योंकि जब मैं उसके साइड में बैठ के उससे बात करती थी ना, तो मुझे बस ये पता था कि वो मुझे जज नहीं करेगी, या वो मुझे एक्सेप्टेंस कहीं भी उन सब चीज़ों में नहीं आएगा कि तू अलग है या तू गलत है या तू डिजर्व नहीं करता है रहना है ऑल दैट। आई थिंक वहाँ से कहीं ना कहीं मुझे पता चला कि अगर आज शायद मेरे सामने एक बच्चा मरा है तो ऐसे कितने मर रहे होंगे। मैंने अपना नाम नहीं बदला बिकॉज मैं जो आज हूँ उससे पहले भी मैं सेम ही प्रणव था, बस मेरा शरीर बदला है। बट और जब वो शरीर बदला है वो मुझे बताता है कि मेरी ज़िंदगी में कितनी सारी ऐसी चीज़ें जिनके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ आज। चाहे वो जितनी भी जाने मेरे आसपास हैं, चाहे जितने भी लोग इस कमरे में हैं, चाहे जितने भी गिले शिकवे हों, उसके बावजूद भी मैं हर चीज़ के लिए अपनी लाइफ में ग्रेटफुल हूँ, जो मैं आज हूँ, जो मैं बन चुकी हूँ और जो मैं बनना चाहूँगी। थैंक यू। इस संसार में प्रभु ने हमें बनाकर भेजा है। आपने अपना समय दिया इनकी मृत्यु के उपरांत भी, और इनके जीवन काल में भी आप सबने बहुत कुछ किया होगा और करते भी हैं अभी। अपनी भूख प्यास नींद चैन सब बीमारी पारिवारिक परेशानियां और कोई है सब भूलकर हम सब इनकी सेवा करते हैं जितना जो कुछ कर सकते हैं। जहाँ तक प्रोबेबिलिटी की बात है
वो किसी एक व्यक्ति या एक हमारे धरोहर, मैं तो उनको धरोहर कहूँगी, उनके साथ नहीं है। हर एक ने कुछ ना कुछ देखी है, मैंने भी देखी है। और यहाँ तक कि 2019 से मेरा एक केस भी चल रहा है कोर्ट में। वो एक लेडी मारती थी बच्चों को अपने कार के टायर के नीचे दबाकर, और मैं उसको प्रूफ करने में अभी तक तो काफ़ी कोशिश कर चुकी हूँ। उसने पैसे का लालच दिया, कितने लाख चाहिए, किसको दे दें, क्या दे दें, वगैरह वगैरह, लेकिन वो एक कोई एंड नहीं है। और हमारी हिम्मत हमें यहाँ तक खींच कर लाती है। रिसेंट एग्जाम्पल है कि नाले में 3 बच्चों और उनकी माँ को फेंक दिया गया अब से कोई 12 दिन पहले, और उसके लिए जेसीबी बुलाई। मेरे साथ ये बच्चे बैठे हैं 2, अमृत और कैनी। इन्होंने मलबा डलवाया रात में चुपके कि बारिशें आने वाली हैं, बच्चों को ले गए, नेट डलवाया, उनको आदमी को उतार कर उनको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बच्चे फिर डर कर नाले के अंदर घुस गए, क्योंकि अब उनको वही अपना घर लगने लगा। सो पिछले 4 दिन से लोग कोशिश कर रहे हैं पुलिस में कि भाई हमें परमिशन दी जाए, हमें पक्का मलबा डलवा के और हम उन बच्चों को बाहर खींच लें। वो परमिशन नहीं मिली। तो हमारे देश का जो ये कानून अपनी जगह पर है, लेकिन एक मनुष्य की जो भावना है, सद्भावना है, या हमारे देश का जो धर्म अहिंसा कहते हैं, अहिंसा तो कहाँ तो है, हिंसा का देश ये हो गया लगता है। बड़ी सी बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए लोग नहीं सुनते, मंत्रीगण की तो बात ही क्या है। सो जिसके हाथ में पावर है वो अपने डंडे को उस तरह से घुमाता है जहां हम और आप उनके हाथ की कठपुतली बने हुए हैं आज। लेकिन जैसा कि मानवी जी ने कहा और औरों ने भी कहा कि सबसे बड़ी न्याय की अदालत तो ऊपर बैठी है। वो जिस दिन अपना नेत्र खोलेगी उस दिन ये भस्म होगा ही होगा, इनका अहंकार भस्म होगा। इनके अपने परिवारों पर जब ये बात आएगी, क्योंकि आज पशुओं की क्रूरता है, कल वही क्रूरता मनुष्यों पर भी ये लोग लागू करेंगे, कर भी रहे हैं। कोई अकेली दुकेली लड़की देखते हैं, औरत देखते हैं, वो उम्र नहीं देखते, उसका पीछा, उसके साथ जो कुछ वो बैग छीनना, मोबाइल छीनना, ये सब छोटे मोटे क्राइम ऐसे होंगे। घर में घुसकर भी लोग आदमियों को भी मारेंगे, और औरतों की तो बात ही क्या है। सो जहाँ तक एबीसी की बात है, एबीसी के केसेस हमने ऐसे देखे हैं कि उन्होंने ऑपरेशन करके बच्चे को तीसरे चौथे दिन रिलीज कर दिया, उसके टांके खुले हुए हैं, उसकी बॉल्स जो हैं वो छोटी पिंग पोंग बॉल जैसी हो गई है। तो एबीसी सेंटर भी अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। टांके जो हैं वो सुई धागे से लगा दिए जाते हैं। उनको पूछो क्या हुआ, कि जी हमारे पास धागा ही नहीं है सरकार की तरफ से। तो सरकार इनके नाम पर पनप रही है, मैं तो ये कहूँगी, और जो लोग उससे जुड़े हुए हैं वो भी उस पर पनप रहे हैं। सो इसको हमारे बस में कितना है मैं नहीं समझती। हम लोग प्राइवेट डॉक्टर से अपना इलाज करवाते हैं, बच्चों का, अपने बच्चों का, उस पर हज़ारों रुपए खर्चते हैं। अपने लिए हमें कपड़ों की ज़रूरत है ना किसी की ज़रूरत है। ये होता है इनकी मुसीबत को, इनकी परेशानी को हम पहले देख लें। मेरे घर में इस वक्त 12 बच्चे हैं एक फ्लोर पर, उसमें कोई पैरालाइज है, कोई किसी का मारा हुआ टांग तोड़ दी, किसी की एक आँख नहीं है, किसी के माँ को मार दिया गया, इस तरह से। सो ये कहाँ रुकेगा, हम सब रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और ईश्वर करे हम इसमें सफल भी हों। और तो मैं आपको क्या कहूँ, सब ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। बाकी ऐसे लोग जो काफ़ी यंग एज में इस तरह की सेवा में आ गए हैं, ईश्वर इनको और आगे इतना बढ़ाए, इन अपनी छतरी के नीचे इनको रखे, ताकि ये खुद भी और अपने जो उनके ध्येय हैं ये उसकी प्राप्ति के लिए अपने जीवन में सफल हो सके। कई बार हमें रिटर्न में बोल दिया जाता है कि 151 कट के अगर बहुत ज्यादा बवाल होता है, कलंदरा जिसको बोलते हैं,
उसके अलावा कहीं पे माफीनामा हो जाता है। पुलिस को सरकार ने बोला हुआ है कि आप कोई भी एनिमल क्रूएल्टी के केसेस आप लोग नहीं लोगे। उसका रीजन ये है कि जितने ज्यादा एनिमल क्रूएल्टी के केसेस कम दिखाए जाएंगे उतना ज्यादा हमारे देश में ये पता चलेगा कि भाई यहाँ पे क्रूएल्टीज होती नहीं है। 50 रुपए का जो फाइन है वो पहले भी कांग्रेस के टाइम पे 50 रुपए का और आज बीजेपी के टाइम पे भी 50 रुपए ही है। ना तो 50 रुपए चेंज हुआ, ना हमारा बीफ एक्सपोर्ट रुका, ना हमारी गायों की हत्या रुकी, ना हमारी कुत्तों की नसबंदियों में आज तक जितनी खराबियां आती हैं। सरकार टेंडर देती है और टेंडर वाली जो कंपनीज है, मैं कंपनीज बोलूंगा, मैं उन्हें संस्था नहीं बोलूंगा, वो कंपनीज पिछले 10, 15, 20 सालों से, कई बार 30 सालों से भी सेम कंपनीज हैं और उनको पर डॉग का वैक्सीनेशन का, पर डॉग का नसबंदी का सर्टिफिकेट देना पड़ता है, रिलीज करना पड़ता है और उस सर्टिफिकेट के साथ साथ सरकार पर ऑर्गन का उनको पैसा देती है जिसके हिसाब से नसबंदी होती है। अगर इस भारत देश में बच्चों की तादाद बढ़ रही है तो इसका जिम्मेदार हम फीडर्स नहीं है, डॉग्स नहीं है, इसका जिम्मेदार केवल वो नसबंदी के केंद्र है और वो सरकार है। फीडर्स वो काम कर रही है जो नसबंदी वाले भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फीडर्स अपनी जेब से जब उन नसबंदी वालों को बुलाते हैं तो कई बार मैंने देखा है कि फीडर्स भी पर डॉग का उनको कभी 1000, 2000 रुपए पैसा देती है और वो सरकार से भी लेते हैं। तो ये मामला रुकने वाला नहीं है, क्योंकि करप्शन नसों में घुसा हुआ है और इसकी जो खामियां हैं वो एनिमल्स झेल रहे हैं। वाली भी है, एक इसमें छोटा बछड़ा भी है, एक मीडियम साइज की गाय भी है। पूरी गायों को एक कमरे के अंदर, एक मकान मालिक का जो घर था उसके अंदर कमरा किराए पे लिया जाता है और वहां पर ये गौ तस्करी की जाती है। पिछले 1 महीने से लगातार वहां पर गौ तस्करी हो रही थी। गौरक्षकों ने वहां पर पता लगाया और इनको पकड़ा। उसके बावजूद जो पुलिस होती है, पुलिस का जो नाका था वहां से बस 1 मिनट की दूरी पर था। रोज पुलिस वहां पर अपना नाका लगाती थी, लेकिन उसके बावजूद भी वहां गायें आए दिन कट रही थी। तो इसमें कौन जिम्मेदार है? सरकार। हमारा जो पुलिस प्रशासन है वो इसके लिए जिम्मेदार है। इसके लिए गौरक्षक जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए लोकल इंसान जिम्मेदार नहीं है और आसपास के पड़ोसी भी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वह अवेयर नहीं इस चीज के लिए। उनके लिए हमारे हिंदू सनातन धर्म में गौ माता को गौ माता कहा जाता है, लेकिन आज के समय में सबसे ज्यादा गर्म पानी और सबसे ज्यादा जो उन्हें जलाया जाता है, एसिड अटैक किया जाता है, वो हिंदुओं के द्वारा ही किया जाता है। ये सरासर गलत है और आप लोग प्लीज पशु प्रेमी बने, पशुओं के प्रति आप दया भाव रखें और इन पशुओं के साथ क्रूरता ना करें। मोस्टली रेप केसेस होते हैं गायों के साथ, आप देख सकते हो आए दिन कहीं ना कहीं छोटी छोटी गायों के साथ, गाय के बछड़ों के साथ। डेयरी इंडस्ट्री के खिलाफ कोई भी कानून नहीं बनाया जाता, ठीक है। गौ तस्करी के खिलाफ अभी तक कोई भी सख्त कानून नहीं है हमारे देश में। हम लोग चाहते हैं जो गौरक्षक हैं वो कितने सालों से ये प्रयास कर रहे हैं कि काऊ प्रोटेक्शन टीम का गठन किया जाए दिल्ली सरकार में, लेकिन अभी तक ये बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जब मोदी जी की सरकार आई थी, अमित शाह जी ने कहा था 2014 में कि जब अगर मोदी जी की सरकार आ जाएगी तो उसके बाद गायों को उठाना तो दूर, गायों के प्रति अगर कोई भी उंगली उठाएगा तो उसे काट दिया जाएगा। लेकिन आज कहां पर है वो सरकार? आज कहां पर है वो सरकार? आज सोई हुई है। गायों के प्रति, हर जीव के प्रति, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, सबके प्रति क्रूरता हो रही है और सरकार सो रही है हमारी। आप लोग बंदरों की बात कर रहे हैं। बंदरों में एक मंकी फॉरेस्ट के नाम से दिल्ली में एक जगह है जो माचा महल के नाम से जानी जाती है। वहां पर बंदरों के साथ आए दिन क्रूरता होती है। वहां से बंदरों को उठाकर दूसरी जगह रिलोकेट किया जा रहा है। वहां पर बंदरों के लिए पानी तक की सुविधा नहीं होती गर्मियों में, ना ही कोई वहां पर फल के पेड़ हैं जिससे बंदर खा सके। बंदर वहां से निकलकर राष्ट्रपति भवन जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति भवन वहां से नियर बाय पड़ता है। जब बंदर राष्ट्रपति भवन में पहुंचते हैं तो फिर उनके साथ क्रूएल्टी की जाती है, उन्हें वहां से उठाकर फिर रिलोकेट किया जाता है किसी और जगह पर, जो कि सरासर गलत है। तो मेरी सरकार से सिर्फ इतनी ही विनती है कि पशुओं के प्रति दया रखें और जो एनिमल क्रूएल्टी फाइन है उसे आप 50 रुपए से बढ़ाकर आप एटलीस्ट 1 लाख रुपए का फाइन करें, क्योंकि लोगों के मन में बिल्कुल भी डर नहीं रहा है। अगर वो 50 रुपए तो कोई भी राह चलते भिखारी भी मायने नहीं रखता उसके लिए भी, मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि जब भी अगर आप किसी को पैसे देने जाते हैं तो वो भी ये कहता है कि ये 50 रुपए का मैं क्या लूंगा, आप कोई 500 रुपए का आटे का पैकेट दिला दो। तो आप समझ सकते हैं कि 50 रुपए की वैल्यू आज के समय में एक भिखारी के लिए भी नहीं है। तो हम जो एनिमल क्रूएल्टी जो करता है उसके लिए तो क्या ही होगी। तो आप लोग प्लीज इस बात को आगे से आगे रखें और हम लोग सिर्फ इतना चाहेंगे कि गायों के प्रति जो काऊ प्रोटेक्शन टीम का गठन किया जाए दिल्ली सरकार के द्वारा और ये क्रूरता रोकी जाए और गौ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। थैंक यू सो मच। इतने यंग लोग हैं हमारे भीतर, क्योंकि आप लोग ही जो हम काम कर रहे हैं इतने सालों से, आप लोग ही बढ़ा सकते हैं।
हम अगले महीने 70 साल के होने वाले हैं। मेरी मम्मी का देहांत हुआ था 88 साल पे, और मेरे बचपन से लेके अब तक हमारे घर में एक दिन ऐसा नहीं रहा जहाँ कुत्ता नहीं था या कोई दूसरा जानवर हमारे पास हमें मिलने नहीं आता था। मेरी मम्मी के टाइम उन्होंने गायों, पता नहीं कैसे जानवरों को पता था कि यहीं आना चाहिए, उनकी मदद होगी। अंधी गाय आई हैं, लंगड़े घोड़े, लंगड़े खच्चर, बिल्ली और कुत्ते की तो मतलब गिनती भी नहीं कर सकते कितने आए थे। और इस हौसला लेके आए थे कि या आप कि मम्मी या उनको बचा सकेंगी किसी तरह, या उनको कभी भूखे या दवाई के बिना जाने नहीं देंगी। अब ये मुझे नहीं याद है कि मुझ में कब से ये शुरू हुआ, लेकिन जब हम काम कर रहे थे वो कम हुआ, तब पता नहीं हम जानवरों की सेवा करना शुरू करने लगे। और खैर शुक्र है कि कनॉट प्लेस में, क्योंकि हम, मेरी फ्रेंड श्रेणी और मैं अपने आप जाते थे खाना खिलाने के लिए, और जितने दुकान वाले जो पहले पीटते थे जानवरों को, कुत्तों को ज्यादातर, वो सब दुकान वाले अब कहते हैं अरे आप गद्दा नहीं लाए, अरे आप कोट नहीं लाए, आज यहाँ खाना नहीं आया, आज यहाँ खाना ठीक नहीं है। इससे सिर्फ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हम अपने हाथ पैर से करें उसका बहुत मायना रहता है। और मैं एक और चीज़ बस कहना चाहती हूँ यहाँ से जाने के पहले, कि बहुत सारे लोग हैं जो जानवरों को चाहते हैं और संभालते हैं। प्लीज़ हमें सबको मिलजुल के रहना चाहिए और मिलजुल के काम करना चाहिए, क्योंकि वो ही ताकत से हम ये कोर्ट का फैसला बदल सकते हैं। और ये हमारी उम्मीद है कि भजन कोर्ट में गाया जाए, शायद उनके दिल में कुछ पैदा हो। जैसे ये डॉग लवर्स और डॉग हेटर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है अभी काफी टाइम से, कोई इसके बाद, तो उसकी वजह से डॉग्स पे कितना इफेक्ट हो रहा है और वो इफेक्ट जो है वो कब तक चलेगा, कैसे चलेगा। जैसे अभी तेलंगाना में हमने केस देखा, वहां पे डॉग्स के ऊपर हुआ, तो इस चीज में तो ये दोनों के अंदर तो डॉग्स पिस रहे हैं ना, उस पे क्या कहना है? डॉग हिटर और डॉग लवर, ये हम एक इंसान है, हम सब इंसान हैं, उसमें हमें किसी को डॉग हेटर और डॉग लवर नहीं बोल सकते। हम इस भारत की सिटीजन्स है, और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने और जिस तरह डॉग हेटर ने जिस तरह वो सुप्रीम कोर्ट में ये केस लेके आए, जो सो मोटो केस आया टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके, जब से आया हमारे हिंदुस्तान में जानवर की कत्ल इतना हो रहे है, जानवर को इतना मार दिया जा रहे, चाहे वो बोरी में फेंक फेंक के पपियों को नदी में फेंक दिया जा रहे, उनको जलाया दिया जा रहा है, इनको जहर दिया जा रहा है। जिस तरह तेलंगाना में हुआ है, ऐसे 5 साल पहले पाकिस्तान में हुआ था। आज हमारा तेलंगाना पाकिस्तान बन गया, बिल्कुल पाकिस्तान चाइना से भी कम नहीं है तेलंगाना। हम तेलंगाना को पाकिस्तान की नाम देंगे, और उस राज्य को हम बहिष्कार करना चाहिए, और उस राज्य की जो हमारा गवर्नमेंट है उनको उसके ऊपर कड़ा सजा देना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट इसको देखना चाहिए। जो डॉग लवर्स और डॉग हेटर्स का टैग दे दिया गया है और इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं काफी टाइम से, इसके बीच में तो डॉग्स पिस रहे हैं ना। जैसे तेलंगाना में केस हुआ और वहां पे डॉग्स को मार दिया गया, फिर दूसरे एनिमल्स को, तो ये जो क्रुएलिटी है डॉग्स के ऊपर, ये कब तक चलेगी उनकी वजह से, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इंसानों के बीच में हो रहा है। आप कॉमन प्रॉब्लम समझो, ये तो हमारे अंग्रेजों के टाइम से चलती हुई आ रही है, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड करो रूल करो। पहले हमारे देश में क्या हो रहा था, हिंदू मुस्लिम, फिर धर्म जात। अब उनको एक कोई एजेंडा नहीं मिला, तो एनिमल लवर और एनिमल हेटर। एक्चुअली ना एनिमल लेवर की कोई कहानी है, ना एनिमल हेटर की कोई कहानी है। ये कुछ लोग होते हैं जो सारे मुद्दों को भड़का देते हैं। पॉइंट ये है, यहाँ पे मैं एज अ ह्यूमन बीइंग खड़ा हूँ और मैं इंसान हूँ, और मैं इंसानियत के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं सिर्फ जानवरों के लिए नहीं आया हूँ, मैं इंसानों के लिए भी आया हूँ। आज वहाँ पे 1100 से ज़्यादा लाशें बिछी हुई हैं जानवरों की। क्या वो सिर्फ
जानवरों को दर्शा रही है, नहीं, वो इंसानों को दर्शा रही है, इंसानियत को दर्शा रही है। अगर वो ग्राम पंचायत में सिर्फ अगर एक बात ये बोल दी जाती कि ये 40-50 लोग हैं, इनसे हमें दिक्कत है, मैं ज़्यादा 1100 नंबर पे जा ही नहीं रहा, 40-50 ही बोल देता, तो ये लोग उन्हें भी ख़त्म करने में 1 सेकंड नहीं लगाते। ज़हर देते, ज़हर से इनका मन नहीं भरा, क्योंकि इन्हें एंटरटेन भी चाहिए साथ में, चिल्लाने की आवाज़ें इनके मन को शायद शांति पहुँचाती है, तो इन्होंने ज़िंदा जला दिया। तो ये एनिमल लवर, एनिमल हेटर की कहानी नहीं है, ये ह्यूमन्स की कहानी है और ह्यूमैनिटी की कहानी।